अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CHM 532 का लेक्चर 12 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में, और उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। उसमें एक ऑक्सीडेंट होता है, एक रिडक्टेंट होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशी। और यहाँ जो स्पीशीज हैं पर्टिकुलरली मैं बात करूंगी यहाँ मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। और यकीनन जो है वो यहाँ पर ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है डोनर की और रिडक्शन हो जाती है एक्सेप्टर की। जाहिर सी बात है जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्सेस में होता है उसमें भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ दो तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, उसका जो मैकेनिज्म है वो दो तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो तरीकों से हो सकता है, और वो कौन कौन से दो तरीके हैं? वो है आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर। ये मैकेनिज्म है जिनके हम डिटेल पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी या एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। अच्छा, इसकी जो हाइलाइट्स हैं आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस मैकेनिज्म में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट है ऑफ कोर्स वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑफ कोर्स जो है वो रिड्यूस होगा। तो जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसको मैं कह रही हूँ रिडक्टेंट, और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसको मैं कह रही हूँ ऑक्सीडेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट ट्रांसफर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिमेन्स इंटैक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या चेंज नहीं आएगा कि लिगेंड्स जो है वो सब अपनी जगह में रहेंगे, जिस तरह रिएक्टेंट में थे उसी तरह प्रोडक्ट में रहेंगे। ना तो कोई बॉन्ड मेकिंग होगी ना कोई बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स में कोई भी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। ना कोई लिगेंड आकर अलग से लग रहा है, ना कोई जो है वो डिटैच हो रहा है, कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ना ही कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो। तो ये हमने लिया है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का थोड़ा सा ओवरव्यू, और इस ओवरव्यू में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डायरेक्टली हो रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अब इसको एक किसी एग्जाम्पल से देखते हैं, और एग्जाम्पल हमारे सामने ये है कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, एक्वो कॉम्प्लेक्स है, और कोबाल्ट का एक्वो कॉम्प्लेक्स है। क्रोमियम के ऊपर यहाँ जो चार्ज है वो है +2, और कोबाल्ट रिएक्टेंट में जो कोबाल्ट के ऊपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो क्रोमियम है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कोबाल्ट में, और क्रोमियम जो कि यहाँ पहले +2 में था अब किस में चला गया? +3, यानी अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, और ये जो +3 था ये +2 में हो गया, ठीक है। तो ये कौन हुआ? ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस तरीके से ये कौन हुआ? ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। इसमें होगा क्या? इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसका जो सबसे पहला स्टेप है उसमें ये है कि सबसे पहले एक प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यानी ये जो क्रोमियम +2 वाला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है कोबाल्ट 3+ का, ये दोनों रिएक्टेंट इस तरीके से एक प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये जो मैंने डैश डैश लाइन डाली है वो एक्चुअली सिर्फ इतना शो करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स आपस में करीब आ गए हैं, ठीक है। सिर्फ ये एक फैसिलिटेशन के लिए है कि जितना करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो निस्बतन आसान होगा, ठीक है। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, बस सिर्फ इतना है कि एक प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म में ये जरा करीब आ गए हैं, इसके लिए वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। फिर सेकेंड जो इसका
स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और ये एक सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है। ये हमारा प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है, सेम एज इट इज मैंने यहाँ से उठाया है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से ये इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या चेंज आया, चेंज ये आया कि क्रोमियम 2 जो था वो क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो गया, कोबाल्ट 3 जो था वो कोबाल्ट 2 में कन्वर्ट हो गया। जिस वक्त ये करीब आए हैं उस वक्त रिड्यूसिंग एजेंट ने सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, इसने रिड्यूस कर दिया, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये है हमारा सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि अब ये जो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स है ये अलहदा हो जाए। जाहिर सी बात है अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये इंटैक्ट है, ये एक दूसरे के करीब है, अलहदा अलहदा स्पीशी के तौर पर हम इनको डिसोसिएट करवाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये इस तरीके से, और ये हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया जो कि एक्चुअली हमें प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है। तो ये इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक आने के लिए ये मैकेनिज्म सजेस्ट किया गया है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यानी अगर देखा जाए तो कितनी कितनी चीजें इन्वॉल्व हो गई, एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, और उसके बीच में दो इंटरमीडिएट्स है, दैट इज प्रिकर्सर एंड सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। इसको इस तरीके से शो किया है कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रिएक्टेंट की ये एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी ऑफ कोर्स रिएक्टेंट से कम होती है, ठीक है ना। और इस दौरान इसमें दो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, दैट इज प्रिकर्सर और सक्सेसर, ठीक है। पहले क्या हुआ, रिएक्टेंट जो है वो इस एनर्जी तक आया और फिर उसके बाद प्रिकर्सर में कन्वर्ट हो गया। प्रिकर्सर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स किया इस इंटरमीडिएट में ये थोड़ी कोई स्टेबल पोजीशन है कि प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया, लेकिन है बहरहाल ट्रांजिशन स्टेट, ये इंटरमीडिएट्स है। फिर ये प्रिकर्सर जो है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी अटेन करने के बाद सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये जो जगह है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पर इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो सकता है। देखिए जब प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रोमियम के पास है, क्रोमियम 2 के पास है, ठीक है। सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कोबाल्ट के पास आ गया, कोबाल्ट 2 हो गया है, वो अब कोबाल्ट 3 से कोबाल्ट 2 हो गया है, ठीक है। लेकिन ये वो जगह है जहां पर हम ये कहेंगे, इससे पहले वाली जगह में इस यहाँ तक में हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन था वो क्रोमियम के पास था, यहाँ के बाद वाली जगह में हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कि अब कोबाल्ट के पास आ गया है, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ कोबाल्ट है। और ये वो जगह है जहाँ हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी है कि दोनों मेटल में से किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और इस बात की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की, और ये एग्जांपल में मेटल सेम है, यानी दोनों मेटल सेम है। अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें एक मेटल क्रोमियम था, एक मेटल कोबाल्ट था, ठीक है। तो वहां तो फिर भी रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन का की जो टनलिंग थी वो नजर आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ तो अगर मैं देखूँ तो अगर ये मेटल भी सेम है और लिगेंड भी सेम है, तो अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि Ml6 2+, Ml6 3+, रिएक्शन हो रहा है। कैसे कि ये वाली जो स्पीशी है ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाली जो स्पीशी है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रही है, ये 3+ 2+ में हो जाएगा, और ये वाली जो स्पीशी है वो ऑक्सीडाइज होकर 3+ में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो जो रिएक्टेंट्स हैं वही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो एज सच तो कोई भी फर्क नहीं आ रहा, लेकिन हम इन्हें स्टडी करते हैं, जब स्टडी करने के लिए इनकी आइसोटोपिक लेबलिंग की जाती है। आइसोटोपिक लेबलिंग का क्या मतलब है कि इन जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिगेंड में कोई कार्बन मौजूद है या नाइट्रोजन मौजूद है तो कार्बन या नाइट्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स उसमें ऐड किए जाते हैं, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसके अंदर डिफरेंट आइसोटोप है। इवन मेटल के डिफरेंट आइसोटोप्स जो है वो यूज कर लिए जाते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग के लिए, ताकि इस रिएक्शन को स्टडी किया जा सके। और जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया तो ये रिजल्ट्स आए। अगर आप देखें तो इसमें क्या है, मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, लिगेंड कौन कौन से यूज किए हैं, सिस्टम बताए हुए हैं कि कौन कौन से सिस्टम है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, और इसके अलावा यहाँ पर है रेट कांस्टेंट वैल्यू। और अगर आप यहाँ देखें तो ये आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बायपैराडिन लिगेंड 3 लगे हुए हैं, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो 10⁶ है,
जबकि कोबाल्ट के केस में जिसमें 6 अमाइन लगे हुए हैं, ये रेट कांस्टेंट 10⁻⁻⁶ है सेम रिएक्शन के लिए। ठीक है, कि अगर मेटल जो है वो ये है और लिगेंड ये है तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा है, और अगर मेटल और लिगेंड चेंज होकर ये हो गए हैं तो इतना कम है। तो आखिर क्या वजूहात है इसकी, किन किन चीजों के ऊपर ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना होगा कि इसमें एक्चुअली किन चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। तो अब वो देख लेते हैं। कंसिडरेशन क्या है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की। सबसे पहली बात तो ये कि रिएक्टेंट मस्ट गेट क्लोज टुगेदर फॉर टनलिंग टू अकर, है ना। हमने जब शुरू में बात की थी तो हमने कहा कि जो स्पीशीज है उनको एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके। लेकिन अब होगा क्या उससे ये होगा कि अगर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज था और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज था और वो दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो यकीनी सी बात है कि जब सेम चार्ज के चीजें एक दूसरे के करीब आएंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगी। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगी उसकी वजह से भी रेट स्लो हो जाएगी, यानी वो आएंगे तो सही करीब, लेकिन जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, रिपल्जन की वजह से बहुत ज्यादा करीब नहीं आ पाएंगे। जब बहुत ज्यादा करीब नहीं आ पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली नहीं हो सकेगा, ये रेट को स्लो कर देगा। एक बात तो ये हो गई जिसकी वजह से रेट स्लो हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड क्या है कि ठीक है रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर हम देखें अभी जो पीछे वाला हमने रिएक्शन देखा था, हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है सेम है, लेकिन बहरहाल हुआ तो ऐसा ही है ना कि जो मेटल +2 में था वो +3 में चला गया और जो मेटल +3 में था वो +2 में चला गया। तो इस दौरान अगरचे के कोई चेंज नहीं आया एंड डेल जी नॉट जो है वो 0 है, लेकिन जो इंडिविजुअल मेटल और लिगेंड का बॉन्ड था वो यकीनन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा। यानी अगर मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस वक्त उसके लिगेंड के साथ जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होगी, और अगर मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उस वक्त उस लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ का जो डिफरेंस हुआ होगा किसी भी तरीके से, अब इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी हुआ हो, ठीक है, किसी भी तरीके से ये जो एनर्जी का चेंज आया है, अगर ये एनर्जी का चेंज बहुत ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त अगर ये एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा है तब भी रेट स्लो होगा। ठीक है, और ये अगर एनर्जी चेंज कम है जो है तो जब रेट फास्ट होगा। तो अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि किस वजह से रेट ज्यादा हो रहा है किस वजह से कम हो रहा है, इनमें से दो बातें हमने देखी है कि क्योंकि सेम चार्ज होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, इसकी वजह से रिपल्शन की वजह से भी रेट स्लो हो सकता है, और इसके अलावा बॉन्ड की लेंथनिंग और शॉर्टनिंग भी जो है वो यकीनन होती होगी। तीसरी चीज ये है कि एक फ्रैंक कंडन का प्रिंसिपल भी ओबे करना कर रहा है वो ना, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल भी ओबे कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो बहुत तेजी में होता है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। ठीक है, बहुत शॉर्टर टाइम में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाती है, लेकिन जिस वक्त इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसकी लिमिटेशन ये है कि जब एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उस वक्त ज्योमेट्री बहुत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ज्योमेट्री एप्रोप्रिएट होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की आपस में ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सके। क्यों? इसलिए कि जितनी ज्योमेट्री एक दूसरे के सिमिलर होगी इलेक्ट्रॉनिक बैरियर उतना ही कम होगा, लेकिन ज्योमेट्री अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी या थोड़ी मुश्किल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में तो यकीनन इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए उसकी ज्योमेट्री बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए ज्योमेट्री के अंदर। और अगर ज्योमेट्री में कुछ मसला आ जाता है, कोई डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैरियर जो है वो उसका बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉनिक बैरियर जो है वो बढ़ जाएगा तो यकीनन जो है वो बॉन्ड लेंथ का चेंज भी आएगा। जब बॉन्ड लेंथ का चेंज आएगा तो इसका मतलब लार्जर द बैरियर एंड द स्लोअर द रेट, यानी उसको फिक्स होने के लिए, उस पूरे रिएक्शन को ओवरकम होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी बैरियर जो है वो उतना ज्यादा हो जाएगा। जब बैरियर ज्यादा हो जाएगा तो रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दफा और देख लीजिए कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें से पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये फास्ट होती तो है, लेकिन इसके लिए एक बात ये है कि
दोनों की जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जो ऑक्सीडेंट है और जो रिडक्टेंट है, उनकी ज्योमेट्री इतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सके। तो जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उनकी ज्योमेट्री में, उतना ही कम बैरियर होगा, और जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा ज्योमेट्री के अंदर, उतना ज्यादा बैरियर होगा। इस बैरियर की वजह से इनके बॉन्ड लेंथ में भी फर्क आएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द लार्जर द बॉन्ड लेंथ चेंजेस रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको फिक्सिंग करने के लिए जो लिगेंड, जो रिएक्टेंट के अंदर उसकी बॉन्ड लेंथ थी, प्रोडक्ट के अंदर बॉन्ड लेंथ की एडजस्टमेंट के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि एक बैरियर की फॉर्म में है। ये काम उसे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जब काम करना पड़ेगा तो रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें ये सारी बातें, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं, ये फ्रैंक कंटेंट प्रिंसिपल भी और इससे पहले वाले जो हमने दो बातें की थी, अगर हमें ये बात समझ में आ गई है, तो हम उस टेबल की बात करते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। उसमें से जो सबसे पहली एग्जांपल थी वो ये थी कि आयरन में 3 बाइपेरिडिन लिगेंड लगे हुए हैं, और उस वक्त उसकी जो रेट कांस्टेंट वैल्यू है वो है 10⁻⁶। सबसे पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि ये रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिखती हूँ कि हमारा जो रिएक्शन था वो था Ml6 2+ Ml6 3+, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने यही रिएक्शन लिखा है कि Ml6, ऑफ कोर्स बाइपेरिडिन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए 3 लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ही है। आयरन बाइपेरिडिन लिगेंड है, आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, और यहाँ इस स्पीशी पे +3 चार्ज है। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो ये जो +2 वाली थी ये +3 हो गई, जो +3 वाली थी वो +2 हो गई, ठीक है। मैंने आइसोटोपिक लेबलिंग तो नहीं दिखाई, लेकिन मैंने कलर चेंज से आपको बता दिया है कि ये जो ब्लू वाला है पहले +2 में था, लेकिन अब प्रोडक्ट में ये +3 में हो गया है। इस तरह जो ग्रीन वाला है वो रिएक्टेंट में +3 में था, और ये रिड्यूस होकर प्रोडक्ट में +2 वाली स्पीशी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर स्पिन स्टेट जो दी हुई है D5 और D6 हमें समझ में आ रही है कि आयरन 2+ है तो D6 सिस्टम है, और आयरन 3+ है तो D5 सिस्टम है, ठीक है ना। आयरन 3+ D5 है, आयरन 2+ D6 है। यहाँ इन्होंने स्पिन दी हुई है लो स्पिन, ठीक है। अब अगर लो स्पिन है तो D6 सिस्टम कैसा होगा, ये D6 सिस्टम है। अगर लो स्पिन है तो मैं कहूंगी कि इट इज T2G6 Eg0, ठीक है। आप फिल करके देख लीजिएगा, T2G बनाइएगा, Eg बनाइएगा, और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन लो स्पिन में आप फिल करके देखेंगे तो उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी। मैं अभी बाद में बताऊंगी भी आपको इसी लेक्चर के एंड में कि ये हम किस तरह लिख रहे हैं, ओके। अच्छा, आयरन 3 के लिए क्या लिखेंगे, D5 सिस्टम। तो D5 सिस्टम के लिए मैंने लिख दिया T2G5 Eg0, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो गया तो उस वक्त जो ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स जो पहले T2G6 Eg0 था अब हो गया T2G5 Eg0, और ये जो ग्रीन वाला था अब हो गया T2G6 Eg0। जाहिर सी बात है ये आयरन 2 हो गया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब ये हो गई। अगर आप देखें तो ऐसा कोई चेंज नहीं आया, Eg0 ही है यहाँ पर, ठीक है। जो भी बात हो रही है, जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वो T2G से T2G के दरमियान ही हो रहा है। सिमेट्री बहुत जबरदस्त है इसकी, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ चला गया, इस T2G में से निकला, इस T2G में चला गया, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री बहुत ज्यादा होने की वजह से, सिमेट्री प्रॉपर होने की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए लो स्पिन में D5 से लो स्पिन D6 में जाने के लिए, और इसकी वजह से, इस कम बैरियर की वजह से स्मॉल चेंज इन बॉन्ड लेंथ रिक्वायर्ड। कितना कम चेंज आया बॉन्ड लेंथ में, 1.96 से 1.97, यानी सिर्फ इतना सा चेंज आया, 0.01 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आया, जिसकी वजह से रैपिडली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। दोबारा देखिए कि यहाँ पर जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया था इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ था, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। ये D6 सिस्टम है, ये D5 सिस्टम है, ये भी लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन है, ठीक है। लो स्पिन में D6 सिस्टम ऐसा होता है, D5 सिस्टम लो स्पिन में ऐसा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और ये प्रोडक्ट बना है तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर T2G से T2G में ही हो रहा है। जो अभी हम सिमेट्री की बात कर रहे थे कि सिमेट्री सेम होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक बैरियर कम से कम होगा, और बिल्कुल हमें यहाँ नजर आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही थोड़ा आ रहा है, दैट इज 1.96 से 1.97 का चेंज आ रहा है, बहुत छोटा सा चेंज है, जिसकी वजह से ये रेट जो है वो बहुत तेजी के साथ हो गया। लेकिन जो सबसे आखिरी वाला रिएक्शन था, अगर आप इसकी तरफ देखें, जो 10⁻⁻⁶ था, उसमें क्या है कि कोबाल्ट के साथ 6 अमाइन है, ठीक है, ये रिएक्शन है, ओके। अब इस रिएक्शन में क्योंकि कोबाल्ट जो है वो
2+ है तो इसका मतलब ये है D7, ठीक है, और ये कोबाल्ट 3+ है, इसका मतलब ये है D6, राइट। कोबाल्ट 2+ है और कोबाल्ट 3+ है। अच्छा, अब यहाँ पर D6 जो है वो हमेशा लो स्पिन में होता है। कोबाल्ट 3+ की जो पर्टिकुलर बात की जाए तो कोबाल्ट 3+ के ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमेशा लो स्पिन में होते हैं। इसके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत कम रिपोर्टेड है, इवन वाटर के साथ भी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और जो D7 है वो आमतौर पर हाई स्पिन में ही होता है। तो अब अगर D7 यहाँ हाई स्पिन में है तो इस वक्त ये इसकी सूरत हाल होगी T2G5 Eg2, ठीक है। कैसे होगी ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि ये कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह लिख रही हूँ। अच्छा, कोबाल्ट 3+ D6 है लो स्पिन में, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अब ये जो हाई स्पिन था ये अब लो स्पिन में चला गया, कोबाल्ट 3+ में चला गया है, इसलिए अब ये हो गया T2G6 Eg0। और ये जो हाई स्पिन में था अब ये लो स्पिन में चला गया है, और सॉरी लो स्पिन में था अब ये हाई स्पिन में चला गया है, दैट इज T2G5 Eg2। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट हुई है। एक तो ये कि पीछे अगर आपको पीछे वाली इक्वेशन जहन में लेकर आए तो वहां पर T2G से इलेक्ट्रॉन T2G में जा रहा था, यहाँ पर T2G के साथ Eg भी इन्वॉल्व है। आप देखें इस रिएक्टेंट को देखें और इस प्रोडक्ट को देखें, इस ब्लू वाले रिएक्टेंट को ब्लू वाले प्रोडक्ट को। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G5 Eg2 और यहाँ पर है T2G6 Eg0, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। अरेंजमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पर T2G6 Eg0 है और यहाँ पर ये कोबाल्ट जब 2+ में गया हाई स्पिन में तो ये T2G5 Eg0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन्हें इन दोनों ही रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जाने के बाद काफी काम करना पड़ रहा है। काम क्या करना पड़ रहा है? एडजस्ट करना पड़ रहा है अपनी बॉन्ड लेंथ को। कैसे एडजस्ट करना पड़ रहा है कि जो कोबाल्ट 3 के लिगेंड के साथ जो बॉन्ड लेंथ था, डिस्टेंस था कोबाल्ट का नाइट्रोजन के साथ, वो 1.96 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन कोबाल्ट 2 में ये चेंज जो है वो 2.11 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को अटेन करने के लिए ऑफ कोर्स इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो यही वजह है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो T2G5 Eg2 और ये मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये पहली वाली एग्जांपल है आयरन 2 और आयरन 3 की, ठीक है। हमने इसमें T2G6 Eg0 लिखा है। तो आयरन 2+ क्या है? एक्चुअली D6 सिस्टम है, बाइपेरिडिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड की, ठीक है। तो सबसे पहले बना लीजिए, इसमें हमने T2G बनाया, Eg बनाया, और अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने जा रही हूँ। 1 2 3। अब क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसलिए इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से नीचे ही रहेगा। 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, Eg खाली है, तो इसको मैं लिखूंगी T2G6 Eg0, ठीक है। लेकिन अगर D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसको किस तरह लिखा जाएगा? D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड को किस तरह लिखा जाएगा? ये T2G है, ये Eg है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग है ना तो ऊपर तो नहीं जाएगा, तो इस वक्त इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखी जाएगी? इसको लिखेंगे हम T2G5 Eg0, राइट। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने इसको कहा था, कोबाल्ट 2 को हमने कहा था ये हाई स्पिन है और कोबाल्ट 3 को हमने कहा था ये लो स्पिन है, ठीक है। ये D7 है, कोबाल्ट 2 D7, ओके। पहले मैं बताती हूँ कोबाल्ट 3 D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये तो अभी हम देख भी चुके हैं। इस सेम वैसा ही है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज D6 E0, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ D7 वीक फील्ड की, मैं रिएक्टेंट्स की बात कर रही हूँ, ये D7 है और वीक फील्ड है, हाई स्पिन है, वीक फील्ड है, तो उस वक्त क्या होगा? ये आ गया T2G, ये आ गया Eg। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है वीक फील्ड में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। वीक है ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी चला गया, इससे पहले कि पेयर हो, फोर्थ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 6 7, ठीक है ना। देखें थर्ड 4 5, फिर ये 6 और ये 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आप देखें तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और Eg में कितने हैं? 2, दैट इज वाई आई रोट T2G5 Eg2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इनको
हमने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। और आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म में हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो ये कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। सेकंड ये कि इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए सिमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और यकीनन इस दौरान इसकी बॉन्ड लेंथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, बॉन्ड मेकिंग भी नहीं होती, लेकिन यकीनन इसकी बॉन्ड लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है, जिसकी वजह से इन रेट कांस्टेंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यकीनन मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ओके।